नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, क्लास 10th हिंदी सिटी से चैप्टर नंबर 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों कविताएं हमने सरल भाषा में समझी हैं। आज मैं इनके सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ लेना है, सुन लेना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इनसे बाहर एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको बने रहना है और विश्वास के साथ वीडियो को देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए न कहे गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विरोध दर्शाता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि जो निराला जी हैं, इस कविता के जो कवि हैं, वो एक क्रांतिकारी कवि थे और वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से रिमझिम बरसने की बजाय गरजने के लिए कहते हैं। तो गरजना क्या है? वो क्रांति का प्रतीक है, इसके लिए बादलों को गरजने के लिए कहते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो उत्तर है, कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा है कि क्रांति के माध्यम से, मतलब बादलों को गरजने के माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार करना चाहते हैं, उनको उत्साहित करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। इसके लिए इस कविता का नाम उत्साह रखा। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। गर्जना करके क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है और नव निर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है। पॉइंट आप ध्यान में रखना। पहला शॉर्ट में पॉइंट याद रखो, पानी बरसाना, प्यास बुझाना, सुखी बनाना। गर्जना करके क्रांतिकारी चेतना और नया निर्माण करके नवजीवन लाना। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य मौजूद है? मतलब जो ध्वन्यात्मक, ध्वनि से प्रभाव सामने आए, ऐसे वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो ऐसे वाले शब्द हैं, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो ऐसे वाले शब्द हैं, वो अपनी ध्वनि को एकदम प्रकम्पित करते हैं, तो ये नाद सौंदर्य पैदा करते हैं, इसलिए इन शब्दों को यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसी वाली पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी जो कविता थी उससे हम प्रश्न करने वाले हैं। दूसरी कविता है, अट नहीं रही। अट नहीं रही का मतलब है कि समा नहीं रही। क्या नहीं समा रही थी? इस कविता के माध्यम से हमने पढ़ा था कि जो वसंत ऋतु है उसकी जो सुंदरता है वो कवि के मन में समा ही नहीं रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदरता है, इतनी शोभायमान है वसंत ऋतु कि उसको देखते ही रहने का मन करता है, और वो आँखों के अंदर उसका सौंदर्य बहुत ज़्यादा होने के कारण चकाचौंध पैदा कर रहा है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है? तो छायावाद क्या है? अंतर्मन है, अंतर्मन के भाव हैं, और अंतर्मन के भावों को, अपने अंदर के भावों को वास्तविक जीवन से तालमेल बिठाकर चलना, ये है छायावाद की विशेषता। तो ये जो कविता है अट नहीं रही, ये छायावाद से संबंधित है। तो इसमें मतलब कौन सी पंक्तियाँ ऐसी हैं जो छायावाद की धारणा को स्पष्ट करती हैं? तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया जा सकता है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही, उड़ने को नभ में तुम, पर
पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो ये जो है भाव, ये वास्तविक दुनिया से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है इनमें। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? तो उत्तर है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली, खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। तो ये इस महीने की खासियत है कि यहाँ पर हरी और लाल पत्तियाँ झूल रही होती हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल और उनकी सुगंध चारों तरफ के वातावरण को महका देती है। इसके लिए ये फागुन की सुंदरता कवि की आंखों से हट ही नहीं रही। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? वही जो हमने पहले पढ़ा, वही सारी विशेषताएं आपको लिख देनी है कि पेड़ पौधे पर नए पत्ते आ जाते हैं, फिर फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित बनाती है, डालियाँ कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं, बाग बगीचे में चारों ओर हरियाली छा जाती है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाना मुश्किल सा लगता है। फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं में नहीं है? फिर वही आपको सारी विशेषताएं बतानी हैं कि प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर वही एक होता है। उत्तर वही एक लिखने के पीछे आपका मतलब आपकी बुद्धि वहाँ पर काम करनी चाहिए कि हमने पाठ में क्या पढ़ा, मूल भाव क्या था पाठ का, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका जवाब हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न लगता है? तो फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ दिखाई देता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हुए मतलब उड़ते हुए दिखाई देते हैं आनंद के साथ, बाग बगीचों पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। प्रश्न नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। तो निराला जी ने जो कविता लिखी है उनकी कविताओं की विशेषता आपको बतानी है। तो उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं, दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मतलब मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि निर्जीव जीवों को भी आप सजीव के बराबर उनमें हलचल करने वाले भावों को व्यक्त करो। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात कर रहे हैं। तो फागुन एक महीना है तो क्या उससे बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कवि उनसे बात कर रहे हैं, मतलब उनको मानव की तरह मान रहे हैं, इसलिए मानवीकरण अलंकार की बात कही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो इस तरह से कवि फागुन से बात कर रहे हैं। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, और वे शब्द जो कि संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, और गीत शैली का प्रयोग हुआ है। लयबद्धता साफ दिखाई देती है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छी तरीके से किया गया। तो जब भी आपको काव्यगत विशेषताएं पूछी जाएं कोई भी कविता की, तो उसमें आपको ये बताना रहता है कि इसकी भाषा शैली कैसी है, इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, फिर इसमें मतलब किस तरह का भाव इसमें बताया गया है, किससे संबंधित ये कविता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी कविता का मतलब उसके काव्य शिल्प की विशेषताएं बता सकते हो। फिर अन्य प्रश्न कौन कौन से हैं? कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया और क्यों? तो कवि किनको बुलाता है क्रांति लाने के लिए? बादलों को बुलाता है, और कवि का मानना है कि बादल क्रांतिदूत हैं, उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। फिर दूसरा प्रश्न है, कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? तो कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करें, जो लोगों पर ब्रज सा असर करे,
वज्र सा, वज्र नहीं वज्र मतलब पत्थर के जैसा जोशपूर्ण असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सकें। तो कवि युवा कवियों से ये आह्वान करता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। तो बारिश करते हैं, लोगों को सुख प्रदान करते हैं, फिर मतलब बारिश से लोग फसल उगाते हैं तो लोगों में नए जीवन का संचार होता है। इस तरह से कवि बादलों का प्रयोग यहाँ पर बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। मतलब जब बादल बरसने वाले होते हैं उस समय लोगों के मन की बेचैनी बढ़ जाती है और लोग आशा करते हैं कि कब बारिश होगी। तो यहाँ पर उत्तर के माध्यम से बताया गया है कि जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं हुआ गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास थे। उन्हें कहीं भी चैन नहीं था। गर्मी ने उनका जीना दूभर कर दिया। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। प्रश्न नंबर 5, कवि निराला बादलों से क्या क्या संभावनाएं देखते हैं। तो बादलों से देखते हैं कि बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ हैं। बादल धरती और धरती के प्राणी दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। बादल धरती और लोगों का ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 6, कवि ने बादलों के किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने बादलों को अज्ञात दिशा के घन और नवजीवन वाले और विशेषणों जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। तो बादलों को कवि ने अज्ञात दिशा के घन बोला है और नवजीवन वाले बोला है। फिर कहीं सांस लेते हो ऐसा कवि ने किसके लिए कहा। तो ऐसा कवि ने किसके लिए कहा, फागुन महीने के लिए कहा। और क्यों कहा, फागुन महीने में तेज़ हवाएं चलती हैं जिससे पत्तियों की सरसराहट के बीच साएं साएं की आवाज़ आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। प्रश्न नंबर 8, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो से ज्ञात होता है कि फागुन में चारों ओर इस तरह सौंदर्य फैल जाता है कि वातावरण मनोरम बन जाता है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में मादकता घुल जाती है। ऐसे में लोगों का मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। बच्चों, इन प्रश्नों के माध्यम से आपको फिर से कविता का भाव समझ में आता है, आपका रिवीजन हो जाता है। इसके लिए जब आप पाठ पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन जब तक प्रश्न उत्तर नहीं करते हो तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर जो कमियां रह गई सीखने में वो इसके माध्यम से कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है, फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार होती हैं। सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ जाती है। लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। प्राणियों का मन उल्लासमय हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। अट नहीं रही कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद्य मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कविता के माध्यम से मतलब क्या सीखने को मिलता है। तो कविता में फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है। धरती पर बाहर बिखर गया है। इस महीने सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। पेड़ पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से ये सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इससे मन में उमंगें उड़ान भरने लगती हैं। और उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो उत्साह कविता के बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा गया है। इस कविता में बादलों को क्रांतिदूत माना है और जो सोए अलसाए और कर्तव्य विमुख लोग हैं उनके मन में क्रांति लाकर उनको प्रेरित करने का काम किया है। इस क्रांति का या विप्लव के बिना समाज की जड़ता
और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का प्रमुख उद्देश्य है। और उत्साह किसके माध्यम से भरा है? यहाँ पर बादलों की गर्जना के माध्यम से। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए ये आपके हित के लिए है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।